स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 की, और जो 8वां चैप्टर है 11th बायोलॉजी का, वो बेसिकली कोशिका सेल से संबंधित है। कल हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने रॉबर्ट हुक के योगदान के बारे में बात की थी, ल्यूवेन हॉक के योगदान के बारे में बात की थी, और सेल कोशिका क्या है इसके बारे में बात की थी। आज हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में कोशिका सिद्धांत के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम कोशिका सिद्धांत क्या है, कौन से वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, कोशिका सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, और फिर क्या परिवर्तन कोशिका सिद्धांत में किए गए, उन पे बात करेंगे। और फिर कुछ ऐसी संरचनाओं पे हम बात करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के, उन पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो अपना टॉपिक है सेल थ्योरी, हिंदी में आप इसे कोशिका सिद्धांत इस नाम से जानते हो। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, और आज का टॉपिक है अपना सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। नंबर 1, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जर्मनी के वैज्ञानिक श्लीडन और ब्रिटेन के वैज्ञानिक श्वान, इन नामों के बारे में चर्चा की थी, और ऐसा बताया था कि जिस कोशिका सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे हैं आज, या जो चर्चा कर रहे हैं, ये कोशिका सिद्धांत इन्हीं दो वैज्ञानिकों श्लीडन और श्वान, इनके द्वारा जो अध्ययन किए गए उन्हीं का निष्कर्ष है, या उन्हीं के द्वारा जो अध्ययन किए गए उनका रिजल्ट, उनका परिणाम है। तो कल मैंने चर्चा की थी कि जो श्लीडन था वो जर्मनी का पादप वैज्ञानिक था, और उसने क्या किया था, विभिन्न प्रकार की पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, कुछ
निष्कर्ष उसने अपने इन अध्ययनों से निकाले थे। ठीक ऐसा ही मिलता जुलता सा कुछ काम ब्रिटिश वैज्ञानिक श्वान ने किया था। श्वान ने क्या किया था कि जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था और उसने भी कुछ निष्कर्ष अपने इस अध्ययन के आधार पर प्राप्त किए थे। तो इन दोनों के ही जो ये निष्कर्ष थे, जो इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर निकाले थे, इसी को कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी कहा जाता है। तो एक चीज क्लियर कि जिस कोशिका सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, इसे श्लीडन और श्वान इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। अब कोशिका सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे। पहली जो जानकारी या पहला जो निष्कर्ष इस कोशिका सिद्धांत से मिलता है, वो क्या मिलता है कि कोई भी जीव, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल कोशिकीय जीवों की। किसकी बात कर रहे हैं? कि जो भी कोशिकीय जीव हैं, उन सभी कोशिकीय जीवों के शरीर की जो आधारभूत इकाई है, और ये आधारभूत इकाई हमेशा क्या होती है? कोशिका होती है। तो श्लीडन और श्वान का जो कोशिका सिद्धांत है, उसका पहला बिंदु ये कहता है कि जो भी कोशिकीय जीव हैं, उन सभी कोशिकीय जीवों के शरीर की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट हमेशा कोशिका या सेल होती है। इसी बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी कोशिकीय जीवों के शरीर की जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है, वो कोशिका होती है। तो कोशिका कोशिकीय जीवों के शरीर की इकाई संरचना है। ये कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट है। नंबर 2, दूसरी बात कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीव हैं, सभी जीव या तो कोशिका से बने हुए हैं, अगर वो एक कोशिकीय है तो, या फिर सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, वो बहुकोशिकीय हैं। तो सभी जीव कोशिका अथवा कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं सेल थियरी की, कोशिका सिद्धांत की। तो पॉइंट आपको याद रहेंगे। पहला पॉइंट है कि कोई भी कोशिकीय जीव हो, उसके शरीर की जो आधारभूत इकाई है, वो हमेशा कोशिका होगी। आप इसकी जगह संरचनात्मक, कार्यात्मक इकाई ये शब्द भी काम में ले सकते हो। दूसरी बात, ये सभी जीव कोशिका अथवा कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अगर एक कोशिकीय है तो एक ही कोशिका होगी शरीर में,
और अगर बहुकोशिकीय है तो कई कोशिकाएं मिलकर इन जीवों का निर्माण करती हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण बातें थी। जैसा स्लीडन और श्वान ने अपने अध्ययनों के आधार पर परिणाम प्राप्त किए, जो रिजल्ट निकाले, ये दो पॉइंट उसमें महत्वपूर्ण थे। अगली बात, स्लीडन और श्वान को यह जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, या उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि आखिर नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बार एक वैज्ञानिक आया। वैज्ञानिक का नाम याद करोगे आप? वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चो। इस वैज्ञानिक ने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट है लैटिन भाषा में ओमिनीज सेल्यूला, ओमिनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दी, और इस लैटिन स्टेटमेंट का अगर मैं ट्रांसलेशन करूं हिंदी में, तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं विभाजन करती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस स्टेटमेंट का ये सीधा सा अर्थ है, पूर्व से उपस्थित, यानी जो कोशिकाएं पहले से उपस्थित है, पुरानी कोशिकाएं हैं, उनमें जब विभाजन होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सीधी सी जो ये स्टेटमेंट थी रुडोल्फ विर्चो की, वो एक संकेत देती है किसके बारे में? कोशिका के विभाजन के बारे में। तो जो जानकारी स्लीडन और श्वान को नहीं थी, या जो कोशिका सिद्धांत का बिंदु नहीं है, जो पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि इनको ये जानकारी नहीं थी स्लीडन और श्वान को कि नई कोशिकाएं कैसे आती हैं या उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ऐसा सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं विभाजन करती हैं और इस प्रकार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऐसी कुछ बातों को कोशिका सिद्धांत में जोड़ा गया और इस प्रकार कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप सामने आया, जिसे हम कोशिका सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में कोशिका सिद्धांत जो स्लीडन और श्वान ने दिया, उसके तो ये दो ही पॉइंट हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने कुछ और अध्ययन किए, कुछ और निष्कर्ष निकाले। तो जब उन निष्कर्षों को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो कोशिका सिद्धांत मॉडर्न आधुनिक रूप में आया। उसमें एक चीज ये भी आ जाएगी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववती यानी पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजनों से होता है। अच्छा, एक चीज इससे और पता चली कि कोशिका जो है वो आनुवंशिक इकाई भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कोशिका के विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनी वो उस पुरानी वाली कोशिका के वैसी ही है। यानी ये जो कोशिका है वो केवल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई नहीं है, वो तो आनुवंशिक इकाई भी है। तो कोशिका संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक
इकाई मानी जाती है। अगली बात, यहां एक चीज और जोड़ी हुई कि जीव जो बने हैं वो कोशिकाओं से, कोशिका से, साथ में जोड़ देंगे कोशिकाओं द्वारा निर्मित उत्पादों से बने होते हैं। कई बार कोशिकाएं कुछ उत्पाद, प्रोडक्ट बनाती हैं, वो भी जीव के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो क्या कहती है? सभी कोशिकीय जीवों के शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका है, तो वो संरचनात्मक इकाई भी होगी, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट भी होगी, वो फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई भी होगी, और आनुवंशिक इकाई भी होगी, हेरेडिटी की भी यूनिट होगी। अगली बात, सभी जीव कोशिका, कोशिकाओं तथा कोशिकीय उत्पादों से निर्मित होते हैं। और तीसरी बात, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो ये 3 पॉइंट जो अभी मैंने बात की वो आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी है। और वो मॉडर्न सेल थ्योरी तब आई जब रुडोल्फ विर्चो ने अपने अध्ययन, अपने निष्कर्ष दिए और श्लीडन और श्वान की जो सेल थ्योरी थी वो रूपांतरित हो गई। अब सभी जीव कोशिका सिद्धांत का पालन करें ऐसा तो जरूरी नहीं है। वायरस, विषाणु जो हैं वो इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि पहली बात तो उसमें कोशिकीय संरचना ही नहीं है। तो वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद होता है, बात याद रहेगी। तो ये कुछ बातें आज हमने कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस की। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये कोशिकाएं क्या हैं, कौन से उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के हैं, कौन से उदाहरण यूकैरियोटिक कोशिकाओं के हैं, इन सब पे कल हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।